नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में प्याज और चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को अहम बैठक बुलाई है। बैठक दिल्ली सचिवालय में आयोजित की जाएगी, जिसमें खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य दोनों आवश्यक वस्तुओं की मौजूदा कीमतों, बाजार में उपलब्धता और आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा करना है। बताया जा रहा है कि बैठक में प्याज और चीनी की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के कारणों पर भी चर्चा होगी। सरकार ये जानकारी जुटाएगी कि बाजार में इन वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता है या नहीं और कहीं जमाखोरी अथवा कालाबाजारी की वजह से कीमतों पर असर तो नहीं पड़ रहा। बढ़ती कीमतों का सीधा असर आम लोगों की रसोई के बजट पर पड़ रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार की कोशिश है कि बाजार में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सामान्य बनी रहे और उपभोक्ताओं को अनावश्यक महंगाई से राहत मिल सके। बैठक के दौरान अधिकारियों से बाजार की मौजूदा स्थिति और कीमतों से जुड़ी रिपोर्ट भी ली जा सकती है। सरकार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए संभावित कदमों पर विचार करेगी। जरूरत पड़ने पर बाजार में निगरानी बढ़ाने और आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश भी दिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री की इस बैठक पर आम लोगों की भी नजर है। माना जा रहा है कि बैठक के बाद प्याज और चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार की ओर से अहम दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। वहीं आरक्षण विरोधी आंदोलनों के बीच कांग्रेस ने जाति जनगणना के मुद्दे को फिर जोर शोर से उठाया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि जाति जनगणना को सही तरीके से कराने की उसकी मंशा नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर जातियों की सही गिनती नहीं हुई तो सामाजिक न्याय और आरक्षण की व्यवस्था को मजबूती नहीं मिल पाएगी। कांग्रेस की आपत्ति जनगणना फॉर्म में जाति से जुड़े कॉलम को लेकर है। पार्टी का कहना है कि फॉर्म में एससी और एसटी के लिए अलग कॉलम है, लेकिन अन्य जातियों की जानकारी के लिए स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। जयराम रमेश ने इसे सामाजिक न्याय के लिए गंभीर मुद्दा बताया। उन्होंने सरकार से बिहार और तेलंगाना में अपनाए गए तरीके को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने, विशेषज्ञों से चर्चा करने और सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। उनका कहना है कि जाति जनगणना व्यापक, वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए ताकि सभी वर्गों की वास्तविक सामाजिक आर्थिक स्थिति सामने आ सके। जयराम रमेश ने दावा किया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी प्रधानमंत्री को जातिगत जनगणना को लेकर पत्र लिख चुके हैं, लेकिन अब तक जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि सही आंकड़ों के बिना सामाजिक न्याय की नीतियां प्रभावी नहीं हो सकती। वहीं सावन के महीने में मछली दावत को लेकर शुरू हुआ सियासी विवाद अब और तेज होता नजर आ रहा है। इस मुद्दे पर फायर ब्रांड नेता पंडित सुनील भराला का बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से सावन के पवित्र महीने में कथित तौर पर मछली की दावत आयोजित किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। पंडित सुनील भराला ने कहा कि सावन का महीना सनातन समाज की आस्था, श्रद्धा और भगवान शिव की भक्ति का पवित्र काल माना जाता है। ऐसे पावन अवसर पर इस तरह के आयोजन को उन्होंने सनातन समाज की धार्मिक भावनाओं के प्रति असंवेदनशीलता बताया। उन्होंने कहा कि देश की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान किया जाना चाहिए और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों को ऐसे मुद्दों पर विशेष संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। भराला ने इस पूरे मामले की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि सनातन आस्था से जुड़े करोड़ों लोगों की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। उनके बयान के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी तेज हो गया है। पूरा भारत ही नहीं, पूरे विश्व में सनातन का सावन का पर्व चल रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति और हिंदू सनातनी सभी लोग पूजा अर्चना में साधु संतों सहित सभी अपने घर घर में भगवान शंकर जी के रुद्राभिषेक से लेकर के, शिवलिंग की पूजा से लेकर के, शिवालयों से लेकर के, कांवड़ यात्रा से लेकर के, जलाभिषेक से लेकर के, गंगा दर्शन से लेकर के और जितने भी हमारे देवालय हैं, मंदिर हैं, उन सब में अभी हमारे भक्त जो हैं दर्शनों की लगातार लंबी है। वहीं पर अयोध्या धाम की धरती पर जहां भगवान राम की जन्मभूमि है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो मछली पार्टी की गई है और जो मांस और जो वहां पर इस प्रकार का ये व्यवहार दिया गया है, ये सनातन को चिढ़ाने का काम किया गया है। कांग्रेस पार्टी की असलियत सामने आ जाती है जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में वहां पर मछली पार्टी दी जाती है, पूरे सनातन को शर्मसार किया जाता है। निश्चित रूप से कांग्रेस हमेशा सनातन हिंदुओं को चिढ़ाने का काम करती है। इस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल को 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरेंडर सर्टिफिकेट जमा किए जाने के बाद ही उनकी अपील पर मेरिट के आधार पर सुनवाई शुरू होगी। तेजपाल ने 2013 के रेप केस में बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से दोषी ठहराए जाने और 10 साल की सख्त सजा सुनाए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस आलोक आराधे
कि बेंच ने तेजपाल की उस दलील को स्वीकार नहीं किया जिसमें उनके वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि अपील की सुनवाई के लिए सरेंडर करना जरूरी नहीं है। कोर्ट ने उनकी अपील को 22 सितंबर को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है, लेकिन उससे पहले सरेंडर सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होगा। गोवा सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में दलील दी कि जब तक तेजपाल सरेंडर नहीं करते या सरेंडर से छूट नहीं मिलती तब तक उनकी अपील पर सुनवाई नहीं हो सकती। सरकार ने दोषी सिद्धि को चुनौती दिए बिना सजा को बढ़ाकर उम्र कैद करने की मांग की है। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने 6 अगस्त को ट्रायल कोर्ट के 2021 के बरी करने के फैसले को पलटते हुए तेजपाल को दोषी ठहराया था। कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सख्त सजा सुनाई थी। मामला नवंबर 2013 में गोवा के एक होटल में जूनियर महिला सहयोगी के यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा है। वहीं आंध्र प्रदेश के नंदयाल जिले के शीर्षशैलम में एक निजी तीर्थयात्री लॉन्च में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत से सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक परिवार के 5 सदस्य 28 जुलाई को ऑटो रिक्शा से श्रीशैलम पहुंचे थे और एक लॉन्च के कमरा नंबर 11 में ठहरे हुए थे। शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का बताया जा रहा है। बताया गया है कि परिवार के सदस्य रोजाना बाहर जाते और खाना खाने के बाद लॉन्च लौटते थे, लेकिन पिछले 3 दिनों से कमरे का दरवाजा नहीं खुला। कमरे से दुर्गंध आने पर लॉन्च प्रबंधन को शक हुआ। मैनेजर ने खिड़की से अंदर देखा तो 5 के शव नजर आए। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा खुलवाकर जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार 3 महिलाओं के शव बाथरूम में मिले, जबकि एक पुरुष और 15 वर्षीय बच्चे का शव कमरे में मिला। मृतकों की पहचान सुधाकर, गोगुला, आदि लक्ष्मी, मल्लेश्वरी, श्रीदेवी और मणि कांठा के रूप में हुई है। पुलिस को शुरुआती जांच में आर्थिक तंगी और भारी कर्ज के कारण ये कदम उठाए जाने का शक है। हालांकि मामले के हर पहलू से जांच की जा रही है। श्रीशैलम देवस्थानम के चेयरमैन और ईओ ने लॉन्च का निरीक्षण कर प्रबंधन पर नाराजगी जताई। उन्होंने 48 घंटे की निर्धारित सीमा से अधिक ठहरने की अनुमति दिए जाने पर सवाल उठाए और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। वहीं दिल्ली में H1N1 यानी कि स्वाइन फ्लू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक राजधानी में 2300 से अधिक इन्फ्लुएंजा ए के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें H1N1 संक्रमण प्रमुख है। बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली के अस्पतालों को सतर्क रखा गया है और स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर लगातार निगरानी कर रहा है। विशेषज्ञों ने लोगों से घबराने के बजाय सावधानी बरतने की अपील की है। खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को अधिक सतर्क रहने की सलाह दी गई है। H1N1 के सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, गले में खराश, शरीर में दर्द और थकान शामिल है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि लक्षण दिखाई देने पर समय पर डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर होगा। भीड़भाड़ वाली जगहों से बचने, हाथों की साफ सफाई रखने और घर में उचित वेंटिलेशन बनाए रखने की सलाह दी गई है। हालांकि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के वैज्ञानिकों के अनुसार देश में H1N1 का कोई नया स्ट्रेन सामने नहीं आया और मौजूदा बढ़ोतरी मौसमी फ्लू से जुड़ी है। इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतना जरूरी है। वहीं मुजफ्फरनगर में सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन का एक और मामला सामने आया। सिटी कोतवाली क्षेत्र के कृष्णापुरी इलाके से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक कथित तौर पर हथियारों के साथ नजर आ रहा है। वीडियो में युवक फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है और दावा किया जा रहा है कि उसने ये वीडियो अपनी इंस्टाग्राम स्टेटस और सोशल मीडिया अकाउंट पर भी साझा किया था। वायरल वीडियो के सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि वीडियो में दिखाई देने वाले युवक की पहचान आयुष जैन के रूप में की जा रही है। वहीं गौतम बुद्ध नगर में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी है। जिले में अब तक स्वाइन फ्लू के 120 मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने खांसते और छींकते समय नाक और मुंह को टिश्यू या रुमाल से ढकने, भीड़भाड़ वाली जगहों से बचने और बुखार, खांसी या नाक बहने जैसे लक्षण वाले लोगों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। इसके अलावा घरों के दरवाजे, हैंडल और बार बार छूने वाली सतहों को नियमित रूप से साफ रखने पर भी जोर दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर गौतम बुद्ध नगर में सियासी हलचल तेज होती नजर आ रही है। दनकौर स्थित किसान इंटर कॉलेज में बहुजन समाज पार्टी की बड़ी जनसभा आयोजित की गई, जहां पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए नजर आए। इन जनसभा को लेकर राजनीतिक गलियारों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इसी मंच से जेवर विधानसभा सीट के लिए बड़ा राजनीतिक संदेश दिया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक बीएसपी जेवर सीट से सतवीर नागर को अपना प्रत्याशी घोषित करने की तैयारी में है। राजनीतिक जानकारी से क्षेत्र के प्रभावशाली गुर्जर वोट बैंक को साधने की रणनीति के रूप में देख रहे हैं।
वहीं मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। स्वाति नर्सिंग होम के पास पुलिस चेकिंग के दौरान एक पिकअप गाड़ी को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक ने वाहन नहीं रोका और निर्माना गांव की तरफ भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया तो पिकअप खेत में एक खंभे से टकरा गई। पुलिस के मुताबिक खुद को गिरता देख बदमाशों ने खेत में छिपकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश हिनू उर्फ जोगिंदर और सुल्तान पैर में गोली लगने से घायल हो गए। वहीं उनके 3 साथी इरशाद, मुकीम और सद्दाम अंधेरे का फायदा उठाकर गन्ने के खेत में छिप गए। पुलिस ने कॉम्बिंग अभियान चलाकर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचे, खोखा, कारतूस, 3 चाकू और पिकअप गाड़ी भी बरामद कर ली है। आज थाना शाहपुर के चौकी इंचार्ज सांजक, चौकी इंचार्ज हरसौली और चौकी इंचार्ज बलधाड़ा आज स्वाति जो नर्सिंग होम के पास चेकिंग कर रहे थे, उसी समय एक गाड़ी जो पिकअप है, छोटा हाथी आता हुआ दिखाई दिया। उसको रोकने का इशारा किया, लेकिन वो न रोक करके वो एक निर्माना गांव की तरफ भागी और उसका पीछा किया गया। पीछा करने पर वो सामने एक खेत है, खेत के जो खंबा खड़ा हुआ उस पर जाके टकराई और टकरा करके पुलिस वालों को अपने पास आता हुआ जो बदमाश थे, उन्होंने देखा कि पुलिस वालों पर उन्होंने गन्ने की खेत में छिप करके पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की, जिसमें सूक्ष्म फायरिंग में आत्मरक्षा फायरिंग में 2 बदमाशों की गोली लगी। उनको घायल अवस्था में CHC शाहपुर भेज दिया गया। सूक्ष्म पूछताछ में उन्होंने बताया इसमें एक का नाम हिंदू उर्फ जोगिंदर है और जो बहलना का रहने वाला है, और दूसरा बदमाश जो घायल है जो सुल्तान है, उसका नाम वो निसाड़ी गेट थाना और जनपद मेरठ का रहने वाला है। वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में साइबर जालसाजों ने 3 लोगों को अलग अलग तरीकों से निशाना बनाकर 23 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी कर ली। तीनों मामलों में साइबर थाने में FIR दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और पुलिस ठगी में इस्तेमाल बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और लेनदेन की जानकारी खंगाल रही है। पहले मामले में सेक्टर 4 निवासी महिला को व्हाट्सएप पर पोलैंड में रहने वाली महिला बनकर दोस्ती का झांसा दिया गया। इसके बाद शेयर बाजार में निवेश से मुनाफे का लालच दिया गया। ठगों ने भारत में एक परिचित के इलाज के नाम पर भी महिला से रकम मांगी। इतना ही नहीं, कस्टम अधिकारी बनकर पासपोर्ट ब्लैकलिस्ट करने की धमकी देकर भी डराया गया। वहीं मुजफ्फरनगर में खाद्य विभाग की टीम ने मिलावटी दूध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र स्थित अकबर मिल्क सीलिंग सेंटर पर छापा मारा। अचानक हुई कार्रवाई से डेयरी संचालकों में हड़कंप मच गया। टीम ने मौके से दूध और घी समेत खाद्य पदार्थों के कुल 10 नमूने जांच के लिए संग्रहित किए। छापेमारी के दौरान टीम को मौके पर स्प्रेटा दूध, कॉस्टिंग सोडा, क्रिस्टल पदार्थ, वनस्पति केमिकल और अन्य संदिग्ध सामग्री मिली। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने मिलावटी दूध तैयार किए जाने की आशंका में मौके से बड़ी मात्रा में सामग्री बरामद की। टीम ने मौके पर मौजूद सैकड़ों लीटर मिश्रित दूध को भी नष्ट कराया। आज बुढ़ाना में अकबर चिलिंग सेंटर पे खाद्य सुरक्षा और प्रशासन विभाग की टीम द्वारा कार्रवाई की गई है। यहाँ पर हमने 10 सैंपल लिए हैं, जिसमें कि 5 सैंपल दूध के लिए हैं और 1 सैंपल घी का, 1 क्रीम का, 1 SMP का लिया गया है और 2 केमिकल के सैंपल लिए गए हैं। किस तरह की कार्रवाई आगे पर्व भी है रक्षाबंधन का, किस तरह की कार्रवाई पूरे जिले में की जा रही है? इस समय रक्षाबंधन का त्यौहार है तो ऑब्वियसली खाद्य पदार्थों की, मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाती है, दूध की, मावे की। तो इसी वजह से दूध, मावे, पनीर पे फोकस किया जा रहा है और उसी को देखते हुए कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर प्रतिष्ठान में कुछ 2 केमिकल भी प्राप्त हुए हैं हमें और SMP भी प्राप्त हुआ है, तो इसीलिए हमने 10 सैंपल लिए हैं। आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी जिले में? आगे लगातार सतत निगरानी रखी जा रही है विभाग की टीम द्वारा, और जहां पर भी कोई कैसे संदेहात्मक चीज़ दिखती है, मिलावटी जैसी कोई चीज़ दिखती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। वहीं बुलंदशहर के बासु थाना क्षेत्र में काली नदी तिराहे पर बने मीन भगवान चौक में असामाजिक तत्वों की तरफ से मीन भगवान की मूर्ति खंडित किए जाने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही मीणा समाज के लोगों के साथ साथ सर्व समाज के लोग मौके पर पहुंच गए। मूर्ति खंडित मिलने से लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मीन भगवान चौक के निर्माण के लिए धनराशि आवंटित की गई थी। चौक पर स्थापित मीन भगवान की मूर्ति को खंडित किए जाने की घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और नई मूर्ति स्थापित करने की मांग उठाई। सूचना मिलते ही पहासू थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। आज घटना अनिल जी बहुत ही दुखद घटना
जो भगवान विष्णु के प्रथम अवतार, जो मीन भगवान की मूर्ति, जो मीना यहाँ चौक बना है, मीन भगवान का चौक बना है पहासू में, या वास्तव में किसी ऐसे नीच व्यक्ति ने, दुष्ट व्यक्ति ने जो घटना की है, एक इंटरलॉक ईंट मार करके मूर्ति को खंडित करने का काम किया है, जो समस्त हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने का काम किया है, वास्तव में बहुत दुखद। यहाँ बहुत प्रशासन, हमारा यहाँ प्रशासन आया हुआ है, बहुत क्षेत्र से लोग आए हुए हैं, सर्व समाज के लोग आए हुए हैं, हमारे परविंदर देशपाल जी हैं, जीतू है, और समाज के सभी लोग हमारे यहाँ आए हुए हैं। सब एक दुख के साथ प्रशासन से मांग करते हैं कि 12 घंटे में, कल 12 बजे तक का प्रशासन को समय दिया है। जो भगवान विष्णु के प्रथम अवतार हैं, किसी मूर्ति नहीं, भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मीन भगवान। मैं जब जब राजस्थान जाता हूँ तो वहाँ हर दरवाजे पर मीन भगवान का मंदिर बना हुआ है। वहीं मुजफ्फरनगर में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की छापेमारी से सोमवार को जिले में हड़कंप मचा रहा। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई रोलिंग मिलों से जुड़ी कथित टैक्स चोरी और बोगस फर्मों के नेटवर्क की जांच के सिलसिले में की गई। ईडी की अलग अलग टीमों ने जिले में कई रसूखदार लोगों और लोहा कारोबारियों से जुड़े ठिकानों पर दबिश दी। छापेमारी की कार्रवाई पूर्व विधायक शाहनवाज राणा और उनके करीबियों के ठिकानों तक भी पहुंची। बताया गया कि शाहनवाज राणा के रिश्तेदारों के यहाँ भी जांच की गई। जांच के दायरे में पूर्व सांसद कादिर राणा और पूर्व विधायक नूर सलीम राणा से जुड़े ठिकानों का भी जिक्र सामने आया है। राणा हाउस पर सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के जवान तैनात रहे। ईडी की टीमें करीब 25 से 26 घंटे तक अलग अलग स्थानों पर जांच और दस्तावेजों की पड़ताल करती रही। वहीं नोएडा में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ परिवहन विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। बीते 5 वर्षों में करीब 3600 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं। सड़क सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाले और गंभीर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर यह कार्रवाई की गई है। परिवहन विभाग के मुताबिक नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस को कार्रवाई के तहत 3 महीने के लिए निलंबित किया गया। विभाग का उद्देश्य सड़क पर नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के साथ साथ लापरवाही से वाहन चलाने वालों पर प्रभावी अंकुश लगाना है। अधिकारियों के अनुसार वाहन चालकों को लगातार यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं मुजफ्फरनगर के स्वामी कल्याण देव जिला अस्पताल में घंटों बिजली गुल रहने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो गई। बिजली नहीं होने के कारण मरीजों के पंजीकरण और पर्ची बनाने का काम बंद हो गया, जिसके चलते अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों की लंबी भीड़ जमा हो गई। पर्ची बनवाने के लिए मरीज और उनके परिजन घंटों लाइनों में खड़े होकर बिजली आने का इंतजार करते रहे। बिजली गुल होने से अस्पताल की व्यवस्था भी चरमराती नजर आई और मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल में जनरेटर की सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद उसका लाभ मरीजों को समय पर नहीं मिल सका। आरोप है कि जनरेटर चलाने के लिए संबंधित कर्मचारी के मौजूद नहीं होने के कारण पंजीकरण व्यवस्था ठप रही। अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे मरीजों और तीमारदारों ने व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई। वहीं ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन साइट पर इंजीनियर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। सिग्मा 3 इलाके में कुछ दबंग निर्माणाधीन साइट पर पहुंचे और इंजीनियर के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट में इंजीनियर को गंभीर चोटें आने की बात सामने आई है। घटना के दौरान किसी ने मारपीट का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग इंजीनियर के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पीड़ित इंजीनियर ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं बुलंदशहर के नगर क्षेत्र में आवारा सांडों के आतंक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला साटा इलाके का बताया जा रहा है, जहां बीच बाजार अचानक 2 आवारा सांड आपस में भिड़ गए। दोनों सांडों के बीच काफी देर तक जमकर लड़ाई होती रही, जिससे बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सांडों की लड़ाई के दौरान पास में किराने की दुकान पर खड़ा एक युवक भी चपेट में आ गया। अचानक हुई भिड़ंत के बीच युवक नीचे गिर गया और सांड का पैर उसके ऊपर आ गया। हालांकि युवक बाल बाल बच गया। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। सांडों को अलग करने के लिए स्थानीय लोगों ने लाठी डंडों से मदद ली और उन्हें भगाने का भी प्रयास किया। वहीं मुजफ्फरनगर में छात्रों की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बगरा स्थित कल्याणकारी इंटर कॉलेज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ छात्र स्कूल की ऊंची दीवार फांदते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि छात्र पढ़ाई से बचने या स्कूल परिसर से बाहर निकलने के लिए दीवार कूद रहे थे। वायरल वीडियो में कॉलेज प्रशासन की व्यवस्थाओं और निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी ऊंची दीवार से गिरने पर किसी छात्र के साथ बड़ा हादसा हो सकता था। सौभाग्य से इस दौरान कोई दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद अभिभावकों में चिंताएं बढ़ गई हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।